नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आहूजा और हम फिर से हाजिर हैं फ्लैश पॉइंट के नए एपिसोड में सुरेंद्र सिंह ओबरॉय के साथ ईरान वॉर का ताजा हाल जानने के लिए। कल रात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चिर परिचित अंदाज में धमकी भी दी, समझाया भी कि और ये भी भरोसा दिया कि युद्ध जो है वो खत्म हो सकता है। लेकिन अभी जो प्रस्ताव सामने है वो उतना मजबूत नहीं है कि युद्ध को रोका जाए। फिर उन्होंने धमकी दे दी कि अगर ईरान युद्ध विराम के लिए, युद्ध रोकने के लिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए तैयार नहीं होता है तो मंगलवार की रात 8 बजे वो रात हो सकती है जब वो पूरे ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे। ईरान कुड बी टेकन आउट इन वन नाइट, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना था। क्या मतलब निकाला जाए? क्या आज की रात कयामत की रात है? अमेरिका के 8 बजे के हिसाब से हिंदुस्तान के सुबह के 5 साढ़े 5 बजे की बात चल रही है। सुरेंद्र जी। जी राजेश जी, कल एक चीज तो क्लियर थी कि जो इन्होंने कल वार्निंग दी है, शायद ये चौथी या पांचवी बार है कि जिन उन्होंने एक डेडलाइन दी थी फिर उसे एक्सटेंड करते आए थे। लेकिन जो कल की डेडलाइन थी ये एक टाइम के साथ है। और मैसिव लोग प्रेजेंट थे और ये वार्निंग जो है ये एक बड़ी अचीवमेंट करने के बाद इन्होंने दी है, जो एक मेजर कॉन्फिडेंस यूएस में ले आया होगा। ना सिर्फ मेजर कॉन्फिडेंस लाया होगा, इसने उनके ऊपर एक वहां का काफी सर्वे भी किया है। तो उस सर्वे में काफी 48 आवर्स रहना ईरान के एरिया में, जहां पे फुट सोल्जर्स भी लिटरली नीचे उतरे हुए थे। उन्होंने नंबर नहीं बताया जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, लेकिन कहा हंड्रेड्स ऑफ देम वे देयर और डजन्स ऑफ प्लेन्स वे देयर। तो एक मैं यूं कहूंगा कि जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जैसे आप बोल रहे थे कि 8 बजे ट्यूसडे, जो हमारा 5:30 बजे इंडिया का वेडनेसडे मॉर्निंग होता है, तो इस पे प्रपोजल है, एक टाइम लिमिट दिया है कि इसके बाद वो शुरू हो जाएंगे अटैक करना। लेकिन हमने ईरान की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दी है। लेकिन साथ ही वार्निंग के बाद इन्होंने तारीफ भी काफी की जो नए लोगों के साथ नेगोशिएशंस कहीं हो रही है। तो वो कह रहे थे कि जो एफर्ट्स थे मीडिएट करने के लिए, जिसमें पाकिस्तान, टर्की और इजिप्ट इन्वॉल्व है, ट्रंप ने कहा कि ये खाली एक प्लान नहीं था, देयर हैव बीन ऑफर्स फॉर द नेक्स्ट स्टेप्स व्हिच आर टू बी लुक्ड इनटू। तो बेस्ट प्लान जो होगा उसका हम यूज करेंगे, और वो बेस्ट प्लान ही वाज नॉट रेडी टू शेयर विथ एनी मीडिया पर्सन। तो इस चीज पे देखा जा रहा है बड़े ध्यान से कि वाकई नेगोशिएशंस हो रही हैं, क्योंकि अमेरिका की तरफ से 15 पॉइंट्स किए थे, ईरान ने इमीडिएटली रिजेक्ट किया था, फिर उन्होंने 5 या 10 पॉइंट्स अपने दिए हैं, और एक गारंटी वो पूरा 100% चाहते हैं कि वो टेम्पररी नहीं चाहते हैं कोई भी सोल्यूशन, वो परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं कि पूरा एक बार जब क्लियर हो जाए, उनके ऊपर सैंक्शंस उठ जाए, दोबारा कोई थ्रेट ना हो, ये ना हो कि वो नेगोशिएशन और टॉक्स कर रहे हो और दोबारा उसके ऊपर अटैक हो जाए। और इन्होंने कल भी रिटरेट किया कि इनका जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी और मैं इसको अलाउ नहीं करूंगा। तो ऑब्जेक्टिव्स में अब भी पूरी क्लियरिटी नहीं है कैसे होगा। वो ना खाली ईरान को कल क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो इवन अपने पुराने पार्टनर्स को इंक्लूडिंग यूके, नाटो, साउथ कोरिया को भी क्रिटिसाइज कर रहे थे। पर ट्रंप के लिए बड़ा हाई स्टेक्स हो गया। मैं ये कहूंगा कि ये इनका अल्टीमेट टेस्ट होगा कि ये क्रेडिबिलिटी रखना चाहते हैं कि नहीं रखते हैं। अभी तक हम कह सकते हैं कि डिसेप्शन था, प्रेशर टैक्टिक्स थे, लेकिन अब जो इन्होंने बोला है 8 बजे का टाइम, ये एक फोर्सफुल स्टेटमेंट है, और अगर फोर्सफुल स्टेटमेंट को इन्होंने कोई रिजल्ट्स नहीं आए, then it can prove a little risky also, because then America will have no other alternative except you never know कि एक डेडलाइन और एक्सटेंड भी कर दें। लेकिन जो ये सेट डेडलाइन है इस वक्त, और जो इशू ये थ्रेट किया है इन्होंने उनके ऊपर,
तो मेरे को तो यही लगता है कि जो फ्रेश राउंड ऑफ स्ट्राइक्स अगर जब जो होगा एट ए फिक्स्ड आवर, अगर ये नहीं हुआ, ये बड़ा वोलेटाइल होगा, बहुत स्ट्रांग होगा। विपिन जी, और मुझे लगता है कि ईरान में मिलिट्री टारगेट्स जो हैं वो एक दफा, दो दफा, तीन दफा तक अटैक हो चुका है। अब बचे वहां पे सिविलियन टारगेट है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर बचा हुआ है, और इसीलिए शायद डोनाल्ड ट्रंप लगातार बार बार, भले ही ये वॉर क्राइम हो, लेकिन वो धमकी दे रहे हैं सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए। और उन्होंने ये भी झूठ बोल दिया है कि ईरान की जनता जो है वो इस बात के लिए परेशान होने को तैयार है। भगवान जाने उन्हें कहां से ये जानकारी मिली। समस्या ये है कि इस सारे मसले में, और जो सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है वो सिविलियंस का ही होने वाला है, क्योंकि ईरान के मंत्री का बयान आया है कि वो इन सब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के इर्द गिर्द ह्यूमन चेन बनाए ताकि अमेरिका अटैक ना कर पाए। तो दिस वे और दैट वे नुकसान सिविलियंस का ही होना है, और बदले में अगर ईरान कोई कार्रवाई करेगा तो फिर वो जीसीसी कंट्रीज में भी सिविलियन टारगेट्स को ही निशाना बनाएगा। तो ये युद्ध का जो चरण है ये बहुत क्रिटिकल हो गया है। एग्जैक्टली देखिए, जो उनका कल स्टेटमेंट था, जैसे आप बता रहे थे कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे अटैक करने लगे हैं, ब्रिजेस और पावर प्लांट्स उनका मेन है। ऑयल फील्ड्स वगैरह में तो ऑलरेडी 2-3 बार अटैक कर चुके हैं और वो ज्यादा करेंगे भी नहीं, उससे ज्यादा दैट विल बी प्रेशर। लेकिन जो उनका स्टेटमेंट था, वेरी लिटिल इज ऑफ लिमिट, ये कहना ट्रंप का कि वेरी लिटिल इज ऑफ लिमिट, दैट क्लियरली मींस के वो सिविलियन टारगेट्स ही करने वाले हैं ताकि उनके ऊपर ज्यादा हो। और ही जस्ट वांट्स टू मेक इट एंश्योर कि जो ट्रांजिट है स्टेट ऑफ हार्मुज से जल्द खुले। तो ये जो डेडलाइन अप्रोच है, और ईरानियन भी अब जानते हैं क्योंकि टाइम लिमिट हो गया है, इसीलिए इन्होंने अपने सिविलियंस को इन्वॉल्व कर दिया और ह्यूमन चेन्स के लिए बोल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ईरानियंस आर आल्सो स्केयर्ड ऑफ इट। अब नेगोशिएशंस, टॉक्स आज रात तक कुछ होती हैं कि नहीं होती हैं, अदरवाइज ये सारा मामला बड़ा हाई रिस्क हो गया हुआ है। और अगर यहाँ पे ये ज्यादा फैल जाता है तो आपको पता है ईरान हमेशा रिस्पॉन्स काफी ज्यादा करता आया है। तो मेरे हिसाब से टुडेज नाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विश ये आपस में इनकी नेगोशिएशंस हो जाएं, कुछ टॉक्स हो जाएं, कुछ रिजल्ट्स आ जाए, और ग्लोबली लोग काफी कंसर्न्ड है इस वक्त। और जो वो कल कह रहे थे वी कैन बॉम्ब हेल आउट ऑफ देम, अगर इन्होंने क्लोज रखा स्ट्रेट को, तो इसका क्लियर मतलब है कि इन लोगों ने टारगेट्स पहले फिक्स कर लिए हैं, और जो नेक्स्ट वेव ऑफ राउंड होगा अटैक का, क्योंकि अब इन्हें काफी आइडिया आ गया है यूएस को, इनके पास काफी डाटा भी होगा कि हमें कहाँ पे अटैक करना है, क्या करना है, वेयर वी कैन पुट अप मोर प्रेशर। और दूसरा जो साथ साथ होगा कि नई जो लीडरशिप है उस पर भी अटैक हो सकता है ईरान। कुछ सामरिक विशेषज्ञों ने सवाल उठाया है कि जहां अमेरिका के स्पेशल ऑपरेशंस वाले दो ट्रांसपोर्ट प्लेन C-130 उतरे, और जहां पर इससे पहले F-15 स्ट्राइक ईगल जो है वो क्रैश हुआ था, और जहां पे एयरमैन जो हैं वो दोनों इजेक्ट हुए थे, जिसमें से एक को पहले बचा लिया गया, दूसरे को बाद में। एक बड़ा ही जो हॉलीवुड की मूवी का सेविंग प्राइवेट रयान टाइप का कुछ ऐसा उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उन्होंने उसको रेस्क्यू किया है। पूरी कहानी सामने आनी बाकी है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि वो दोनों जगह काफी दूर दूर हैं। इस्फहान जहाँ पे वो दोनों के दोनों C-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन जो स्पेशल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो अमेरिका कह रहा है कि उन्होंने खुद ही बर्बाद कर दिए वो, और जहां पे पायलट था, वो दोनों जगह पे काफी 130-40 किलोमीटर का फासला है। तो बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस पूरे ऑपरेशन के, रेस्क्यू ऑपरेशन के मद्देनजर क्या कहीं अमेरिका ने कोई ऐसी रणनीति तो नहीं बना ली है कि कोई कमांडो रेड कर ले, या वो भी टेस्ट कर लिया है, या कुछ रेड वगैरह कर भी ली हो, कोई बड़ी बात नहीं है, या जिसका खुलासा बाद में कामयाब ना रही हो तो हो सकता है इसका खुलासा बाद में करें। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए इन लोगों ने, मैं यूं कहूंगा कि कुछ प्रैक्टिस भी की होगी, क्योंकि अगर एयर डोमिनेट कर लिया था इन्होंने,
इन लोगों ने उनके जो अ, अ, कोई गन्स पोजीशंस थी उनको भी इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। और थर्ड चीज, जो डिस्टेंस पे काम कर रहे थे वो मोर और लेस डिसेप्शन था। डिसेप्शन ये था कि दिखा कहीं और रहे थे, इन्हें डरा ये रहे थे कि हम आपके जो यूरेनियम है हैवी वाटर्स वगैरह में रखा है कहीं उसकी तरफ भी नजर होगी उनकी, क्योंकि दे मस्ट बी नोइंग द एग्जैक्ट स्पॉट कहाँ पे है क्या नहीं है। और जहाँ पे ये इनके प्लेन्स लैंड किए थे, जहां से वो दोबारा वो सैंड के सॉफ्ट एरियाज पे हुआ था, तो वो भी जरूर एक टेस्ट था जो डिस्ट्रॉय उन्होंने बाद में अपनी चीजें कर दी कि कल अगर उन्हें अटैक करना हो तो कैसे रनवेज वगैरह को टेक करे। तो ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज, मिलिट्री डाटा कलेक्ट करना और एरियाज को मार्क करना, मैपिंग करना, ये मेजर तरीके से किया होगा, क्योंकि जितने भी प्लेन्स वहां से इनके वो सर्कुलेट कर रहे होंगे या जो सिक्योरिटी दे रहे होंगे वो कंप्लीट फोटोग्राफी कर रहे होंगे। और वो फोटोग्राफी यू कैन अंडरस्टैंड, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि वो सारी ग्राउंड पे कैसे वो उसको यूटिलाइज करते हैं और किस तरह एरियाज को मार्क किया जाता है। तो डिस्पाइट दिस ब्रिकमैनशिप जो यूएस प्रेसिडेंट दिखा रहे थे, पर इन्होंने एक डोर जो डिप्लोमेसी का खुला रखा है वो काफी इंपॉर्टेंट है टू बी लुक्ड इनटू। मिलिट्री प्रेशर्स काफी ज्यादा हैं और ये जानते हैं कि अगर ये दोबारा इन्होंने मेजर अटैक किया, इट्स गोइंग टू लिंगर ऑन देन। देखिए, अगर रशिया इन्वॉल्व है यूक्रेन के साथ और आज 4 साल होने वाले हैं, तो ईरान भी अपने आप को जिस तरह उनकी सपोर्ट है वो इसको लिंगर ऑन कर सकते हैं। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यूएस ट्रूप्स टू बी प्रेजेंट देयर। एक इंडिविजुअल अटैक करना अलग बात है, लेकिन एक वॉर को लिंगर ऑन करना अमेरिकन के लिए डिफिकल्ट होगा, जी, स्पेशली ईरान के लिए। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लेम किया कि अमेरिका अपने ऑयल सप्लाई का जहां तक मामला है वो अमेरिका उसमें स्वयं पर निर्भर है, उसे बाहर से तेल की जरूरत नहीं पड़ती है और ये युद्ध चलता भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका में जो कच्चा तेल निकलता है उसे स्वीट क्रूड कहते हैं, जो कि पेट्रोल जैसी चीज के लिए सही मुफीद होता है। और जो डीजल के लिए या दूसरे हैवी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए आपको सौर क्रूड चाहिए होता है, जो कि अमेरिका आयात करता है। अब जिस तरीके से पूरी दुनिया में कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं, तो जो अमेरिका आयात करता है जिस कच्चे तेल को, उसके भी दाम बढ़ गए। इसीलिए अमेरिका में तेल के, गैसोलीन के दाम जो हैं 2022 के बाद सबसे ऊपर चले गए हैं। फिर इसके अलावा जेट टरबाइन की भी बात चल रही है कि एयर ट्रेवल महंगा होने वाला है। तो लोग वहां पे ऑलरेडी टैरिफ के तमाशे की वजह से महंगाई से जूझ रहे हैं, उसके बीच में ये नई मुसीबत उनके सामने आ गई है। तो अमेरिका अछूता नहीं है इस पूरे मसले में। बिल्कुल जी, देखिए, अमेरिकन जरूर क्लेम कर रहे हैं कि वी आर नॉट डिपेंडेंट, पर वो जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं इस वक्त वो सिंपली यूरोपियन कंट्रीज के अगेंस्ट है कि आपकी ये अपनी वॉर। अगर आपको याद होगा जब वो कह रहे थे उनको कि यू शुड फाइट ऑन योर ओन वॉर, लेकिन कहीं पे ये अपनी कमी नहीं दिखा रहे हैं। ही इज इक्वली फाइटिंग द वॉर फॉर द स्टेट ऑफ हार्मोस के लिए। तो ये कहना आसान है कि वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन गल्फ पेट्रोल या हार्मोस पे डिपेंडेंट नहीं है। ऑफ कोर्स वो वेनेजुला वगैरह से अब काफी ऑयल नया ले रहे हैं, लेकिन अमेरिकन आर इक्वली अफेक्टेड। ये पूरा ग्लोबल इफेक्ट हुआ है, तो वहाँ लोगों का थ्रेटन है ट्रंप के लिए भी कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ गई, रेट्स बढ़ गए, फूड की कीमत बढ़ गई, तो वर्ल्ड वाइड जो ये फिनोमिना हो गया हुआ है। देखिए, आज 38 दिन हो गए हैं, 38 डे है, और इसके इफेक्ट तो विजिबल होना शुरू हो गए हैं। पहले 3-4 हफ्ते तो विजिबल नहीं था, आगे जाके और होगा। अगर ये वॉर खत्म नहीं होती है तो एक ग्लोबल जीडीपी भी डिक्रीज होने वाला है। और ऑयल पे आप ये वॉर अमेरिका के लिए दूसरी तरह से भी एक्सपेंसिव साबित हो रही है। हथियारों का नुकसान तो हुआ, मतलब एयर सेट्स का नुकसान हुआ है, काफी महंगे एयर सेट्स से, रडार्स का नुकसान हुआ है, सस्ता नहीं रहा। अब
जो आप कह रहे हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने यूरोपियन एलाइज से नाराज है, उसकी बहुत बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि अमेरिका वहां से अपने एयर डिफेंस एसेट्स जो है शिफ्ट करना चाहता है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में मिसाइल इंटरसेप्टर्स की कमी हो रही है। शायद पोलैंड ने बिल्कुल मना कर दिया है, क्योंकि पोलैंड की सीमा जो है वो बिल्कुल रशिया और यूक्रेन का जहां वॉर चल रहा है, और वो पोलैंड नेटो का हिस्सा है। पोलैंड ने कहा है कि आप यहां से पेट्रियट मिसाइल की बैटरीज हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी सीमा बहुत संवेदनशील है। तो शायद अमेरिका चाहता है कि यूरोप से कुछ एयर डिफेंस एसेट्स जो है वो शिफ्ट करके गल्फ कंट्रीज में ले जाया जाए, क्योंकि उनको वहां जरूरत पड़ रही है, इंटरसेप्टर्स कम पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनको हथियारों की भी कमी का सामना करना पड़ रहा है, और बड़े महंगे महंगे उनके एयर एसेट्स और रडार्स जो हैं वो नष्ट भी हुए हैं। हाँ, देखिए मैं पहले भी आपको ये बताया था कि अमेरिकन्स को ये डिस्ट्रक्शन या सेल्फ डिस्ट्रॉय करना प्रॉब्लम नहीं लगेगा। उनके पास बजट्स ह्यूज हैं, और सबसे बड़ी चीज जो इसका अगर आप देखोगे द डार्क साइड, मैं डार्क साइड नहीं कहूंगा, द अदर साइड, फ्लिप साइड देखोगे, ये जो मैन्युफैक्चरिंग, वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, दे आर प्रॉफिटिंग आउट ऑफ दीज वॉर्स। एक इन्हीं का है जो बिजनेस इंक्रीज हो रहा है, चाहे वो यूक्रेन रशिया का है या अब ईरान और अमेरिका का है। तो ये वाली इंडस्ट्री उल्टा प्रोग्रेस करेगी। नंबर 2, ये कंट्रीज ने अपने, इन्होंने नहीं, बाकी अगर आप चाइना और रशिया को भी देखिए जो ऑब्जर्व कर रहे होंगे, इन्होंने अपने वेपन्स टेस्ट कर लिए हैं, इन्होंने अपने प्लेन्स टेस्ट कर लिए हुए हैं। तो एक ये अलग डिबेट बनती है कि ये कितना फायदा देगा और कितना क्या होगा। आज तक ये एक्सरसाइजेस करते आए हैं, पर आज ये ओरिजिनल थिएटर है, ये ओरिजिनल वॉर थिएटर है, जिसपे ये हर वेपन इनका टेस्ट हो रहा है, हर प्लेन इनका टेस्ट हो रहा है। जहां तक बजट्स की बात है, रिच कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम नहीं है कि इसको दोबारा करना है। अमेरिकन याद रहे कितना कुछ छोड़ के चले गए थे अफगानिस्तान में, फिर भी उन्हें फर्क नहीं पड़ा। यहाँ भी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया इमीडिएटली। कोई दूसरा कंट्री होता तो वो सोचता कि हम क्या हैं क्या नहीं करें। तो इनके लिए ये स्ट्रेटजीज हैं, दे वुड नॉट लाइक देयर हार्डवेयर टू बी टेकन ओवर बाय समवन एल्स। दोनों कंट्रीज जो है किसी चीज के लिए राजी हो जाए, जो 8 बजे की जो डेडलाइन है भारतीय समय के हिसाब से, जैसा आपने बताया कि बुधवार सुबह 5:30 बजे की बात है, उससे पहले ही दोनों कंट्रीज के बीच में कोई सुलहनामा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। इस अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राजेश।